तो दोस्तों आप सभी का एनसीईआरटी की क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे विधायिका के बारे में। ये क्लास आपके लिए और इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास को हमने पहले क्लास की अपेक्षा और बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसमें आपको ट्रेडिशनल बुक की भी नॉलेज मिलेगी, इसके अलावा एनसीईआरटी की भी नॉलेज मिलेगी। दोस्तों आपने एनसीईआरटी अगर डीपली पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि एनसीईआरटी बुक का मतलब क्या होता है। एनसीईआरटी बुक का मतलब होता है आपकी जिज्ञासाओं का वो उत्तर देता है सिंपल लैंग्वेज में। इसके अलावा ट्रेडिशनल बुक जो होती हैं वो फैक्चुअल जानकारी आपको देती हैं, ठीक है, लेकिन आपको जिज्ञासाओं के शांत करने का काम एनसीईआरटी बुक करती है। तो आज का लेक्चर है विधायिका के बारे में। तो अगर दोस्तों विधायिका की बात करें तो भारत में जो संसदीय परंपरा है उसकी बात करें तो देखेंगे तो भारतीय सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। और लेकिन ये लोकतंत्र वाली जो व्यवस्था है उसका प्रयोग भारतीय सिस्टम में नया है। और इस नवीन लोकतंत्र के लिए भारत को एक ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता थी जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों में संघर्ष को कम किया जा सके और सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए भारत ने क्या किया, भारत ने भी ब्रिटेन के समान जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले भी व्यवहारिक अनुभव भारत के पास था, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था। इसके अलावा पूर्व में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है भारत ने पहले ही राज्य सरकारों को गठन हुआ था, उनके निर्माण संसदीय आधार पर किया गया था। लेकिन जो पहले की व्यवस्था थी जो संसदीय आधार पर 1935 के अकॉर्डिंग हुआ था, उसमें देखेंगे उसमें जो है जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधि नहीं बना था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई उसमें जो है जनता के प्रतिनिधि बन गई या प्रतिनिधियों को अपनाया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो संविधान में जो प्रावधान है तो भारतीय संसद का या पार्लियामेंट कहें, राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट कहते हैं और स्टेट स्तर पर राज्य विधानमंडल कहते हैं। तो हम अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, पार्लियामेंट का प्रावधान जो संविधान में है वो संविधान के अनुच्छेद 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 5 के जो है चैप्टर 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक प्रावधान है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको संसद शीर्षक से चैप्टर मिलेगा, ठीक है, जिसमें देखेंगे भारतीय संसद के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में, या फिर बात करें इसके गठन की संरचना और अधिकारियों, उसकी प्रक्रिया क्या है, विशेषाधिकार क्या है, शक्ति क्या है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। तो ये हो गया आपके ट्रेडिशनल बुक से फैक्चुअल जानकारी। अब बात करते हैं भारतीय संसद जो है या पार्लियामेंट जो है 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा। कहने का मतलब स्पीकर का मतलब हो है यहाँ पर लोकसभा, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगर इसमें राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति जो है, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अभिन्न अंग है, क्योंकि वो राष्ट्रपति ही जो है ऐसा व्यक्ति है जो सदन को बुलाता है और विघटित करता है एवं संसद के उद्घाटन भाषण देता है और संसद में अपना संदेश भेजता है एवं संसद में पारित विधेयकों पर अपनी अंतिम सहमति या हस्ताक्षर कर उन्हें वैधानिक यानी लॉ बनाता है, ठीक है। यानी भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग होते हुए भी दोनों सदनों में किसी सदन में ना तो बैठता है और ना ही उसके चर्चाओं में भाग लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने राष्ट्रपति के महत्व को समझा। अब बात करें तो पूरे देश में या फिर विश्व की बात करें तो कुछ प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। तो सबसे पहली शासन व्यवस्था है जो हमने अपनाई है और ब्रिटेन में भी मिलती है, वो संसदीय शासन व्यवस्था। उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता होती है जो संवैधानिक प्रधान होता है उसमें राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर इसमें पहला पॉइंट बात करें तो जो संसद की शक्ति होती है वो संसद की शक्ति जो है का केंद्र होता है, यानी संसद जो होती है शक्ति का केंद्र होता है। दूसरी विशेषता होती है उसमें आपको सामूहिक उत्तरदायित्व मिलेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है अगर भारत की बात करें तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल लोकसभा या निम्न सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके लिए दोस्तों एक कहावत है कि मंत्री जो होते हैं, ठीक है, मंत्री जो होते हैं साथ साथ जो है तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। तो इस प्रकार इसको सामूहिक उत्तरदायित्व को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें मंत्रिमंडल शासन होता है, यानी कैबिनेट गवर्नमेंट होती है।
इसके अलावा चौथी बात करें तो प्रधानमंत्री जो होता है समकक्ष में प्रधान होता है, यानी जो मंत्री होते हैं उनमें भी प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके अलावा पांचवा जो विशेषता है प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। इसका कहने का मतलब संसदीय शासन में कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इन्हें लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कभी भी शासन से हटाया जा सकता है। इसलिए संसदीय शासन में वैकल्पिक सरकार निर्माण की सदैव संभावना बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने संसदीय शासन की विशेषता को समझा। नेक्स्ट बात करेंगे जो विशेषता है प्रधानमंत्री शासन की। ये प्रधानमंत्री शासन विशेषता आपको जो है भारत में भी देखने को मिली होगी। जैसे अब इसकी विशेषता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी विशेषता है पहला जो होता है प्रधानमंत्री शक्ति का केंद्र बन जाता है। ठीक है, यानी इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में या मोदी के गवर्नमेंट होता है प्रधानमंत्री शक्ति का केंद्र हो जाता है। यानी जब बहुमत का शासन होता है तो सारा जो डिसीजन होता है वो मंत्रिमंडल के ना होकर एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाता है जो हर मंत्रियों में प्रमुख होता है, समकक्षों में प्रमुख होता है, यानी प्रधानमंत्री। इसके अलावा दूसरा जो है प्रधानमंत्री द्वारा संसद का नियंत्रण किया जाता है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे संसद जो होता है कार्यपालिका एवं उसके प्रधानमंत्री को नियंत्रित करती है। परंतु जब लोकसभा में किसी एक दल को, पहले इंदिरा गांधी को अब मोदी को, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी को, जब बहुमत मिल जाए तो व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री लोकसभा को नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री दोस्तों दल के प्रभाव, उसके मंत्रिमंडल के प्रभाव को स्वयं को बढ़ा देता है। ठीक है, अभी हमने बताया इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल और मोदी के कार्यकाल की बात की। ठीक है, इसके अलावा जो है तीसरी विशेषता है प्रधानमंत्री का निर्वाचन। यानी संसदीय शासन की मूलभूत मान्यता के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अतः सांसदों का निर्वाचन के बाद जो है प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से आपने 16वीं लोकसभा का चुनाव देखा होगा, इसमें भी इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। पहले क्या हुआ, पहले इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया था। बाद में जो है मंत्रियों को चुनाव हुआ था। यही काम हुआ इंदिरा गांधी के रूप में। ठीक है, चौथी विशेषता है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के चयन की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री बात करें इंदिरा गांधी के द्वारा अपने पसंदीदा व्यक्तियों को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसलिए वीवी गिरी और फरुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैन सिंह इंदिरा गांधी के चयन के रूप में जो है राष्ट्रपति हुए। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में बात करें तो रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये निर्वाचित कराए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने शासन व्यवस्था को पढ़ा। अब पढ़ते हैं लास्ट व्यवस्था को, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को, यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को। इसमें संवैधानिक और वास्तविक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और ये व्यवस्था अगर एग्जाम्पल देखना हो तो आपको यूएस में मिलेगा। इसके अलावा सबसे पहली विशेषता होती इसमें जो है कार्यपालिका और विधायिका के बीच पूर्णतः सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। यानी विधायिका के सदस्य जो है कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, जिम क्या कहते हैं जवाबदेही नहीं होती है। राष्ट्रपति का जो होता है शासन का केंद्र होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक प्रधान होता है और यह 4 साल के लिए अस्थायी शासन होता है। संसदीय व्यवस्था के विपरीत जो है ये अस्थायी शासन होता है, क्योंकि ये जवाबदेही नहीं है। ठीक है, 4 साल के लिए इनकी अस्थायी शासन की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इस प्रकार हमने शॉर्ट फॉर्म में जो है प्रेसिडेंशियल, प्रधानमंत्री और संसदीय व्यवस्था को समझ लिया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में सबसे पहला पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, हमें संसद क्यों चाहिए। तो संसद का काम दोस्तों इसलिए चाहिए हमें, पहला अगर कार्ड देखें तो संसद जो है केवल कानून ही नहीं बनाती, बल्कि एक सच्चे लोकतंत्र में विधायिका को, जनप्रतिनिधियों को जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, यह वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, इसलिए जो है संसद की आवश्यकता होती है। अब जनता, उनके जनता द्वारा जो चुने प्रतिनिधि रहते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करते हैं, वॉकआउट करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चिंता व्यक्त करते हैं, सहयोग करते हैं। इसके द्वारा जो है एक सच्चे लोकतंत्र में जो है विधायिका में जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कारण है कि अगर सदन में एक सशक्त नेता को ही संसद का सामना करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी
बहुमत वाला या तानाशाह शासन हो, चाहे इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट, तानाशाह नहीं कह सकते लेकिन बहुमत शक्तिशाली शासन कह सकते हैं। कितना भी शक्तिशाली शासन वाला बहुमत दल का नेता हो, उसे संसद का सामना करना पड़ता है। और अगर संसद में कोई सवाल जवाब है तो जब तक उसे संतुष्ट न कर दे तब तक उसके खैर नहीं है, यानी सवाल जवाब होता रहेगा। संसद चलना है तो विपक्ष को भी संतुष्ट करना पड़ता है, और यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास दिलाता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो प्रेजेंट बात करें तो विरोध का ही आधार है कि पहले सशक्त नेता ने 3 फार्मूला बना दिए, विपक्ष को साथ नहीं लिया। ठीक है, विपक्ष को साथ नहीं लिया, एक कुछ टाइम बाद जो है इन्हें 3 फार्मूला रिपील करने पड़े। इसके अलावा बात करें तो 2002 में जो है जसवंत सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो है केंद्रीय बजट में जो है यूरिया का दाम बढ़ा दिया था, बाद में इसको रिपील करना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि कितना भी शक्तिशाली नेता हो उसको संसद का सामना करना पड़ता है। जब तक पूरी संसद संतुष्ट न हो जाए तब तक वो अकेले नहीं चल सकता। ठीक है, तो इस प्रकार 2 कारण हैं जिसलिए हमें संसद की आवश्यकता है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इसमें उठता है, संसद में 2 सदन की आवश्यकता क्यों है। इसको समझने से पहले सबसे पहले सदन की व्यवस्था को समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको संसद में लोकसभा राज्यसभा मिलेगा, और राज्य स्तर पर आपको विधानमंडल या राज्य विधायिका मिलेगी, जिसमें विधानसभा या विधान परिषद होती है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो राज्य स्तर पर संविधान ने राज्यों को 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए, या तो वो विधानसभा के साथ विधान परिषद रख सकते हैं या सिर्फ विधानसभा का ही वो संचालन कर सकते हैं। भारत में ऐसे वर्तमान में 7 राज्य हैं जिनमें विधानसभा के साथ जो है विधान परिषद काम कर रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। यानी जरूरी नहीं है विधानसभा के साथ विधान परिषद पाई जाए किसी राज्य में। अब बात करते हैं हमें 2 सदन की आवश्यकता क्यों है। तो हमें 2 सदन की आवश्यकता दोस्तों इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत जो है एक डाइवर्सिटी से भरा देश है। उसमें बहुत सारे धर्म, जाति और लिंग के आधार पर, ठीक है, वर्ग के आधार पर लोग रहते हैं। अब उनका अगर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है तो इसलिए जो है एक तो ये कारण है कि हमको द्विसदनीय व्यवस्था चाहिए, और दूसरा कारण ये है कि अगर एक जो है लोकसभा की बात करें, उसमें कोई विधेयक जाता है, उस पर डिस्कशन होता है, उसमें कुछ कमियां रहती हैं, तो दूसरी सभा या राज्यसभा जो क्या करती है उसको रिव्यू करती है। यानी उस कमियों को दूर करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहली लोकसभा ने जल्दबाजी में कोई बिल पारित कर दिया, सेकेंड लोकसभा में उसको रिव्यू किया जाता है। यानी प्रत्येक विधेयक को और नीति को 2 बार विचार करने का मौका मिलता है, हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। इसलिए जो है हमें द्विसदनीय विधानमंडल की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अब बात करते हैं राज्यसभा की। ठीक है, तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कैसे जो है सांसद चुन के आते हैं। ये तो आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सांसद होते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर भी होता है। जो लोकसभा की, पहले तो राज्यसभा की बात करें, जो राज्यसभा में सांसद चुन के आते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें उत्तर प्रदेश के एमएलए जो होते हैं वो अपने ही राज्य से जो है 31 सीट है निर्धारित की गई है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए जो है राज्यसभा में 31 सीट निर्धारित की गई है। तो उन 31 सीटों का चुनाव जो है उस राज्य के एमएलए द्वारा किया जाता है कि किनको राज्यसभा भेजना है। यानी एमएलए का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से कौन करती है, जनता करती है, और उन एमएलए द्वारा जो है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो है जो चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी मत द्वारा। इसको हमने रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। और इन सदस्यों के चुनाव के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी मिल गई। इसके अलावा अगर बात करें राज्यसभा, या जिसे उच्च सदन या वरिष्ठों का सदन कहते हैं, इसमें राज्यों और संघ का प्रतिनिधित्व होता है, ये तो आपको पता है। इसमें जो मैक्सिमम सीट की कैपेसिटी है 250 है, 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें 238 सदस्य होते हैं स्टेट और यूटी से होते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो विश्व स्तर पर 2 प्रकार की राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। अगर बात करें सीनेट की, फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें, तो एक ऐसा सिस्टम इसमें चलता है कि पूरे राज्य को एक समान जो है मान लिया जाता है। ठीक है,
और उस आधार पर एक एक जो सीट होती है निर्धारित, सबके लिए बराबर सीट का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और भारत में वही जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का निर्धारण राज्यसभा के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो यूएसए के सीनेट है, जिसे वहाँ की राज्यसभा कहते हैं, उसमें प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन हमारी राज्यसभा में देखेंगे तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं तो दोस्तों फॉर एग्जांपल बात करें, यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ है, उसके लिए 31 सीट दी गई है। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या अप्रॉक्स 6 लाख है, उसके लिए जो है 1 सीट का प्रावधान है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान की बात करें दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उन्हें दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के केवल 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव फिर से होता है। इस तरह देखेंगे जो राज्यसभा है वो लगातार सर्कुलेशन में चलती रहती है और कभी विघटित नहीं होती। अब दोस्तों इस व्यवस्था के लाभ के बारे में बात करें तो जब भी लोकसभा भंग हो जाती है, चाहे वो आपातकाल के दौरान रहे या कोई भी मुद्दा रहे, जब लोकसभा कार्य में नहीं है तो उस टाइम जो है चुनाव होना बाकी हो लोकसभा का, उस टाइम जो है राज्यसभा की बैठक बुलाई जाती है और जो जरूरी मामले होते हैं जैसे आपातकाल के दौरान अगर उसको आगे बढ़ाया जाना है, उस पर डिस्कस करना है, तो उसका काम जो है राज्यसभा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल पावर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होते हैं। उसके बारे में अगर बात करें तो जो स्पेशल पावर है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के हितों का संरक्षण करना। इससे क्या होता है, स्पेशल पावर से राज्य के हित प्रभावित जो भी करने वाले प्रत्येक मुद्दों को राज्यसभा की सहमति लेनी पड़ती है। अगर केंद्र सरकार चाहे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर उसको कानून बनाना है तो उसे जो है या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना है या संघीय सूची में हस्तांतरित करना है तो उसे जो है राज्यसभा की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। ठीक है, इसके अलावा 312 के तहत जो है राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को राष्ट्रीय हित के लिए अगर आवश्यक वो समझती है कि संसद एक या अधिक जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना चाहे, तो जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है, तो ये केवल जो है ये राज्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये जो है केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। क्योंकि जो भी ये सब अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं ये अंततः जाके जो है कहाँ सिविल सर्वेंट काम करते हैं राज्य में, तो ये राज्य से जुड़ा हुआ मामला हुआ, तो इसके लिए राज्यसभा की परमिशन आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए हमने सूची की बात की। ठीक है, संघीय सूची, समवर्ती सूची। अब संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो 7 शेड्यूल के अंतर्गत आपको ये सब सूचियाँ मिलेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब 7 शेड्यूल का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अब संघ सूची के विषय में ये सब विषय शामिल है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, स्टेट जो लिस्ट है उस पर स्टेट सरकार बनाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर जो है दोनों बना सकती है। लेकिन जो है अगर कॉन्ट्रडिक्शन की बात आए तो उसमें जो है केंद्र सरकार जो है इस पर हावी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फैक्ट और आपको दिया है कि स्टेट वाइज जो जनसंख्या दी गई है, और यहाँ पर देखेंगे लोकसभा की सीट कौन से राज्य की कितनी है, राज्यसभा की सीट किस राज्य की कितनी है, इसको भी आपको फैक्चुअल के रूप में याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की। तो लोकसभा में भी सांसद का चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा में जो सांसद होते हैं पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है, और उन 543 निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुन के आते हैं सीधे जनता के द्वारा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों का चुनाव करती है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, जबकि राज्यसभा के लिए जो सांसद चुन के आते हैं वो राज्य की विधानसभा से चुनकर आती है, वो अप्रत्यक्ष से चुनाव होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि राज्यसभा में, लोकसभा में जो है सांसदों का चुनाव कैसे होता है। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है, जो इसके इन्हीं आधार पर, इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार सांसदों का चुनाव होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, यानी इस कहने का मतलब इसमें जो होता है
प्रत्येक व्यक्ति का मत दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। जबकि अगर राज्यों की बात करें तो उसमें जो है राज्यसभा से जो एमएलए चुन के आते हैं उनका मत जो है उसमें बराबर नहीं होता, उसमें अपवाद भी है। अपवाद की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब बात करें लोकसभा, तो लोकसभा जो है सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन अगर किसी दल को जो है गठबंधन सरकार या बहुमत नहीं है तो पहले भी उसे भंग किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको पता चल गई। इसके अलावा जो अभी न्यू पार्लियामेंट बना है, तो न्यू पार्लियामेंट जो बना है तो ये प्रोजेक्शन किया गया 2026 तक जो है जनसंख्या बढ़ेगी और लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी। तो वर्तमान जो लोकसभा ये संसद बनाई गई है उसकी कैपेसिटी जो है 552 से बढ़ाकर 828 सीट कर दी गई है। राज्यसभा की जो कैपेसिटी है 245 से बढ़ाकर 384 सीट कर दी गई है। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए हो गई। अब स्पेशल पावर देख लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। तो लोकसभा के पास विशेष शक्तियों की बात करें तो लोकसभा के विशेष शक्तियां हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। धन विधेयक यानी पैसे से जुड़ा जितना मामला रहेगा केवल और केवल जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और लोकसभा में जो सदस्य आते हैं जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो जो पैसा खर्च करना है उसका डिसीजन भी तो वही प्रतिनिधि करेंगे, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और पैसा जो है जनता के ऊपर खर्च करना है। ठीक है, यानी केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वहीं संशोधित या अस्वीकृत किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती, इसलिए जो है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, इसलिए जो है राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है लेकिन उसे जो है हटा नहीं सकती। ठीक है, तो ये लोकसभा के विशेष शक्तियाँ हो गई। इसके अलावा मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में संविधान में 110 में जो चर्चा की गई है। धन विधेयक जो होता है कराधान होता है, सार्वजनिक व्यय आय से जैसे वित्तीय मामलों से जुड़ा विधेयक होता है और ये विधेयक भारतीय राजनीति और शासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी ऐसे मामलों में जहाँ कोई विधेयक धन विधेयक होता है या नहीं इस पर विवाद उत्पन्न होता है तो उस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा। जैसे आपने आधार बिल के मामले में सुना होगा, आधार बिल में लोकसभा ने इसको क्या धन विधेयक घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसका निर्णय अंतिम था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर कोई बहस नहीं हो पाई थी, ऐसा संविधान में लिखा गया है, इसलिए नहीं हो पाया था। मनी बिल के बारे में जो राज्यसभा के लिए प्रावधान है तो उसमें अनुच्छेद 109 में ये लिख दिया गया धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी धन विधेयक जो है राज्यसभा, ये शीर्षक है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की जो शक्ति की बात करें मनी बिल के बारे में तो राज्यसभा जो है 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय अगर नहीं लेती तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर है लोकसभा की और ये यहाँ पर मनी बिल के बारे में जो है प्रावधान अनुच्छेद 109 में किया गया है। अब दोस्तों इसमें दिया है लोकसभा बनाम राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, तो शक्तियों की चर्चा हमने कर ही दी गई, यहाँ पर टू द पॉइंट आपको दिया गया है। इसको आपको जो है वीडियो पॉज करके या फिर आपकी जो इसकी पीडीएफ देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी IAS पर, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें आपको सारी लोकसभा राज्यसभा की शक्तियाँ मिल गई हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमने बता दिया कि जो राज्यसभा को जो मनी बिल होता है उसे राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्योंकि देखिए वही लाइन इसमें भी लिखा है कि राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, अतः संविधान में राज्यसभा को केवल लोकसभा के बराबर शक्तियां नहीं दी गई हैं। ठीक है, इस तरह के अनुसार जनता को द्वारा प्रत्यक्ष वित्त से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त यानी धन का नियंत्रण करने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बात करें सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने, उपराष्ट्रपति को हटाने आदि के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। यानी केवल और केवल दोस्तों धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा की शक्तियां समान नहीं, बाकी जो है सामान्य विधेयक अगर कोई संवैधानिक विधेयक है, संवैधानिक संशोधन विधेयक है या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, इसके लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में शक्तियाँ समान है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है उसका पहल जो की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही की जाएगी, क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, वो लोकसभा से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ये राज्यसभा संबंधित होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब
इसमें तीसरा क्वेश्चन उठता है कि संसद क्या करती है। तो सबसे पहला संसद करती है विधायी कामकाज करती है, यानी संसद जो होती है पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। और संसद दोस्तों सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने वाली। इसके बावजूद जो है कानून को केवल स्वीकृत देने का काम करती है, लेकिन कानून बनाने की जहाँ तक बात आएगी, अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करना है तो मंत्री कहेगा, यानी उस जिससे संबंधित विधेयक है, जिस मंत्रिमंडल से या जिस मंत्री से संबंधित विधेयक है, वो नौकरशाही को आदेश देगा। वो कहेगा आपको एक बिल तैयार करना है, बता देगा किस में संदर्भ में। उसके बाद उसको लाएगा मंत्री के पास। फिर ये मंत्री जो है जिस दिन भी तय करेगा, ये मंत्रिमंडल तय करता है समय और तिथि किस दिन संसद में पेश करना है, ठीक है। उसी दिन जो है संसद में, ये लोकसभा या राज्यसभा में जो है, यहाँ पर राज्यसभा भी होना चाहिए, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया विधायी कामकाज। इसके अलावा बात करें, संसद जो है अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन से ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। दूसरा काम दोस्तों करती है संसद, जो करती है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। दोस्तों ये संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना, जिसे जनता ने उसे चुना है, ठीक है। अब ये कैसे करती है इसका जो है हम आगे चर्चा करेंगे। अगर दो एक पॉइंट बताएं तो संसद में क्या होती है, वाद विवाद बहस होता है, जब बजट पेश करते हैं या मनी बिल लाते हैं, तो कई तरीके से जो है नियंत्रण करती है संसद जो है कार्यपालिका को। तीसरा संसद का कार्य होता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में क्या आता है, वही मैंने बताया, अगर धन विधेयक का मामला है, बजट पेश करना है, क्योंकि खर्च तो करना ही, सरकार जो है बहुत सारे काम पड़े होते हैं, इन कामों के लिए क्या पैसा ज़रूरी होता है, ठीक है। वो पैसा कहाँ से आएगा, इन सब पर जो है लोकतंत्र में संसद में जो है बजट पेश करना पड़ता है, यानी रुपया कहाँ खर्च होगा, कहाँ जाएगा, इन सब का ब्यौरा देना पड़ता है। तो संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी देती हैं, यानी संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद को यह सब बजट के वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से देना होता है, यानी बजट पेश करना होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाना होता है तो भी संसद से मंजूरी लेनी होती है, उस पर बहस होती है। चौथा कार्य होता है संसद का रिप्रेजेंटेशन का, यानी संसद जो होती है देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समूह के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। पांचवा काम है संसद का बहस का मंच है, यानी संसद जो होती है देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। और संसद जो सांसदों को और विधायकों को, राज्य स्तर पर विधायकों को और राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों को विशेषाधिकार देती है, ताकि वो खुले मन से वाद विवाद कर सके, सरकार से सवाल जवाब कर सके, ठीक है। उसमें बहुत सारी बातें होती, ऊंचे स्वर में लोग बोलते हैं, ठीक है, वेल में आ जाते हैं। तो ये जो है संसद जो है अपने सदस्यों को इससे विशेषाधिकार दी है, इसीलिए जो है संसद वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है, ठीक है। उन पर कोई शक्ति आरोपित नहीं की गई, वो किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोल सकते हैं। छठवां काम है संसद का संवैधानिक कार्य, यानी संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों में संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, जिस प्रकार ये संसद का संवैधानिक कार्य है। इसके अलावा दोस्तों सातवां कार्य है संसद का निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी संसद जो है चुनाव संबंधी कार्य भी करती है कुछ, यानी भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराती है। आठवां कार्य है इसका न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्य संसद का कैसे हुआ दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्ताव है तो संसद में ही लाया जाता है, उस पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे संसद का ये न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने संसद का कार्य समझ लिया। अब दोस्तों बात करते हैं संसद कानून कैसे बनाती है। तो संसद कानून की बात करें, अगर टू द पॉइंट बात करें तो जनता की इच्छा दोस्तों अगर बात करें तो जनता की इच्छा आप डीपीएसपी में देख सकते हैं, यानी सरकार जो है, अगर अभी वर्तमान की घटना की बात करें तो कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है वो संविधान में देखेंगे तो राज्य के नीति तत्व में लिखा गया है। तो सरकार कह रही है जनता की इच्छा है, ठीक है। तो जनता की इच्छा है तो ये जो है विधेयक के रूप में प्रस्तुत होगा, और ये कौन बनाएगा, नौकरशाही बनाएगा बिल के रूप में। फिर इसे सरकार के पास लाया जाएगा, ठीक है, और इसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर इसको समझना हो तो जनता की इच्छा यानी डीपीएसपी सरकार की इच्छा, तो इस पे विधेयक जो है बनेगा, बिल नौकरशाही बनाएगा,
अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, धन विधेयक है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। फिर जब किसी भी सदन में पेश किया जाता है तो विधेयक जो है समिति के पास भेजा जाता है, ठीक है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती है, फिर उस समिति रिपोर्ट देती है, फिर सदन में इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अगर स्वीकार कर लिया गया तो सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होती है, विधेयक या तो पारित होता है या तो रद्द हो जाता है। अगर पारित हो गया, पारित होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है, जब दूसरे सदन में इसे मंजूरी दे देता है या इसे सुझाव भेजता है तो इसमें अगर मतभेद है दोनों सदनों में तो ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान किया गया है संविधान में, सिर्फ और सिर्फ धन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति या तो साइन कर देता है या तो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन जब दूसरी बार अगर मंत्रिमंडल या सरकार राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो उसे साइन करना पड़ता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो विधेयक क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। तो ये प्रक्रिया है। इसको और विस्तार पूर्वक बात करें तो डिफरेंट टाइप के बिल होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी सरकारी विधेयक जो केवल और केवल मंत्री पेश करता है, निजी विधेयक होता है जो निजी सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, गैर वित्त विधेयक में सामान्य विधेयक आएंगे, संविधान संशोधन विधेयक आएंगे, अनुच्छेद 368 तहत संविधान संशोधन विधेयक आएगा, एक वित्त विधेयक आता है। वित्त विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं, मनी बिल होता है, ठीक है। वित्त विधेयक वित्तीय विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको विधेयक के कई प्रकार हैं उसको ये समझना है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि कानून जो सरकार बनाती है तो वो क्या होता है, एक विधायी प्रक्रिया नहीं होती बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया होती है। 2019 का ये घोषणा पत्र है मोदी गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का। जनरल असेंबली चुनाव था लोकसभा का, उसमें देखिए राम मंदिर का मुद्दा था, जम्मू कश्मीर का मुद्दा 370 हटाना था, कॉमन सिविल कोड हटाना था। तो इस प्रकार इसी को देखते हुए कहा गया है कि कानून बनाना एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि संसद में जो प्रत्येक विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं इस पर काफ़ी बहस होती है कि इस विधेयक की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल में अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए आगामी चुनाव पर जीतने के इरादे से कोई विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव तो नहीं डाल रहा है। अभी कॉमन सिविल कोड प्रस्तुत होने वाला है, तो इसको आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अनेक हित समूह, मीडिया, नागरिक संगठन किसी भी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार इसीलिए हम कह रहे हैं कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है देश के राजनीतिक कल्चर या पॉलिटिकल कल्चर को भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि विधेयक कैसे प्रस्तुत किया था, तो उसी की जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है कि संसद में बिल जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर मनी बिल हुआ तो सिर्फ और लोकसभा में, अगर कोई जनरल बिल है, संविधान संशोधन बिल है तो राज्यसभा और लोकसभा में किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में होता है कि उसे संसदीय समितियों के पास भेजा जाता है। संसदीय समितियों को अभी हमने बताया उसे क्या कहते हैं, उसे जो है लघु विधायिका कहते हैं। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती है, ठीक है। और ये इसका दूसरा चरण है, ठीक है। विधेयक प्रस्तुत करने के बाद अंतिम और तीसरे चरण में क्या होता है, इस पे दोनों सदनों में जो है चर्चा होती है। फिर तीसरे स्टेज में क्या होता है, अंततः जो है ये बिल अगर दोनों सदनों से पास हो गया, ठीक है, अगर ज्वाइंट सेशन के बाद भी पास हो गया तो इस बिल को जो है वो मंत्री क्या होता है, ये सरकार जो है राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति अपना इस पर सहमत देती है साइन करके, ठीक है। यानी क्योंकि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रधान होता है, जितने भी कानून वगैरह बने हैं सब जो है राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के साइन से बनते हैं। तो फिर वो बिल जो होता है क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। अब ज्वाइंट सेशन की बात करें तो ज्वाइंट सेशन में आपको अभी हमने बताया अगर कोई बिल लोकसभा में पास किया गया है, राज्यसभा में पास नहीं होता है, मतभेद हो जाता है, या राज्यसभा में पेश किया गया है, लोकसभा में पास नहीं होता, मतभेद होता है, उसके लिए दोनों सदनों के सदस्यों की बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लोकसभा इसमें भारी पड़ती है क्योंकि लोकसभा में जो है बहुमत होता है, ठीक है, सदस्य भी। तो इस प्रकार जो है ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। अगर दोस्तों इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें, एक सेकेंड, सॉरी, ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें संसद की कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। एक सेकंड, स्लाइड थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो संसद जो कार्यपालिका को सबसे बेहतरीन तरीका है संसदीय विशेषाधिकार, यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा है वो सदन का क्या होता है, डॉन होता है। समाज समझाने के स्तर पर आपको समझा रहे हैं, सदन का डॉन होता है। वो सांसदों और विधायकों को कहता है, राज्य स्तर पर तो विधायक होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सांसद होते हैं। सांसदों और विधायकों को कहता है आप चिंता मत करो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको जो भी पूछना है सरकार से बेझिझक होकर बिना डरे पूछिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, डिसीजन मेरा है, आपको संविधान ने भी विशेषाधिकार दिया है। ठीक है, इस बिहार पे मैं बोल रहा हूँ। तो विपक्ष क्या करता है, राज्यसभा लोकसभा या विधानसभा में जो है विपक्ष जो है सरकार से जो है प्रश्न पूछता है बेफिक्र होके, कोई प्रॉब्लम आ गई है, बेफिक्र होकर पूछता है। कितना भी जो है सरकार बहुमत में रहे कि बोले कि देखो भाई मैं जो है मेरा बहुमत है सदन में, मैं तानाशाह हूँ, मैं वही करूँगा जो मेरा मर्जी है, मेरी कोई जवाबदेही नहीं। तो जो संविधान सभा के जो संविधान सभा कह रहे हैं सॉरी, संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो कहते हैं कि सांसदों को संविधान ने विशेषाधिकार दिया है और आप संविधान से ऊपर नहीं है, सांसद जो चाहे वो आपसे पूछ सकते हैं और आपकी जवाबदेही बनती है इनको संतुष्ट करना। ठीक है, तो इस प्रकार संसदीय विशेषाधिकार से जो है कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। विशेषाधिकार की चर्चा 105 में की गई है जो है भारतीय संसद के लिए, 194 में जो करेंगे तो विधानसभा के लिए की गई है। अब दोस्तों विशेषाधिकार का उद्देश्य अभी हमने बताया कि संसद और विधायकों को अपनी जनता के ठीक प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभाव नियंत्रण कर सके, इसके लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करें संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है, तो सब जैसा इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। बहस और चर्चा के द्वारा संसदीय नियंत्रण किया जाता है और कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करके जो है संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, वित्तीय नियंत्रण करती है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी नियंत्रित करती है। अब बात करें पहली जो है बहस और विवाद द्वारा कार्यपालिका को संसद जो है नियंत्रण करती है। संसद या राज्य विधानसभा यानी विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई जो भी पॉलिसी हैं उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। ठीक है, और ये अवसर प्रश्नकाल में बात करेंगे तो संसद अधिवेशन के समय प्रत्येक समय जो है प्रतिदिन जो होता है प्रश्नकाल आता है, उसमें जो है मंत्रियों को सदस्यों को तीखे प्रश्नों को जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल की व्यवस्था की गई है संसद में। ठीक है, इस पर बहस विवाद होता है, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं, पर मंत्री जो है उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। ये आपको कीवर्ड आपको इसमें ध्यान रखना है। जो शून्यकाल में है उसमें जो है जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं लेकिन मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव का भी प्रावधान है। इसके द्वारा जो है संसद या विधानसभा जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। दूसरा बात करें तो प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका को प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें आप देखते होंगे कि संसद जो है अगर उनके जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, कार्यपालिका या सरकार जो है अगर विपक्षी दलों को जवाब नहीं देती है तो वो जो है वेल को घेर लेते हैं। ठीक है, वॉकआउट कर देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ये सब बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये सब बुरा नहीं है। देखने का नज़रिया आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर ना हो तो सरकार निरंकुश हो जाए, उत्तरदायित्व उसका सुनिश्चित ना हो, क्योंकि आप हमेशा विपक्ष को गलत नहीं कह सकते। यानी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार के रियायत प्राप्त करने ये अंततः हमें ही फायदा करेगा। राजनीतिक तरीके हैं, इससे कार्यपालिका को उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है उसके हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दूसरा काम होता है कानून को स्वीकृत या अस्वीकृत देने का काम जो है संसद या विधानसभा करती है। कार्यपालिका कितनी भी कहती रहे कि हमारा जो है बहुमत है, हम कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन कब ये होता है कि अगर लोकसभा में किसी सरकार का बहुमत है तो संसदीय स्वीकृत करना प्राप्त करना कठिन नहीं है। लेकिन यह मान लेना कि स्वीकृत मिल ही जाए, इस पर सहमत मिल ही जाए, तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार है, अगर उनमें मतभेद है तो ये मिलना जो है मुश्किल है। और इसके अलावा अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो राज्यसभा में जो है सहमत मिलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों सदन में बहुमत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे तरीके से बात करें वित्तीय नियंत्रण से, तो तीसरा तरीका होता है वित्तीय नियंत्रण से, यानी संसदीय स्वीकृति के लिए बजट का बनना, उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और खजाने का नियंत्रण जो है संसद करती है।
सरकार के लिए संसाधन को स्वीकृत करने विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर सरकार को स्वीकृत चाहिए तो सदन में बहस होती है बजट पर, ठीक है, उस पर चर्चा भी होती है, उस पर मांग भी होती है, उस पर वोटिंग भी होती है। अगर बजट अगर बजट ना पारित हो सरकार की तो सरकार जो है असफल मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सरकार वित्तीय नियंत्रण, सदन जो है वित्तीय नियंत्रण द्वारा सरकार पर जो है नियंत्रण रखती है। चौथा कार्य है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, यानी जो संसद है या सदन है वो कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त अधिकार अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब तक सरकार को अपना दल सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त होता है तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक रूप से काल्पनिक ज़्यादा प्रतीत होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, संसदीय कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है, ठीक है, उत्तरदायी सुनिश्चित कर सकती है। लेकिन ये इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो है सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य में बहस करने की रुचि हो, इसमें प्रभावी ढंग से भाग लें, सरकार और विपक्ष आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में दोस्तों ये देखने को मिला है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अधिवेशनों में इसमें होने वाली बहस पर जो भी समय होता है वो कम होता चला गया है, उसमें उत्तरोत्तर गिरावट आई है, जिससे जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन शक्ति प्रभावित हुई है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं संसदीय समितियां क्या करती है। अभी हमने बताया कि समितियों के पास जाता है विधेयक, तो एक तो जो संसद होता है उसका सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, यानी 12 महीने संसद चलती नहीं। लेकिन जो समितियां होती हैं वो 12 महीने काम करती रहती हैं। उनका काम होता है बजट का जांच करना, खर्चों की जांच करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है संसद समितियों का काम है। वर्तमान में 20 समितियां कार्यरत हैं। तो आपने समितियों का कार्य समझ लिया। अब बात करें अस्थायी समितियों के अतिरिक्त जो है सदन में जो है संसद में संयुक्त समितियां भी होती हैं। इनका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना कोई बजट पास नहीं हो सकता और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। जो भी संविधान ने हमें दिया है, जो भी संविधान ने व्यवस्था किया है, उन सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंस है। अब बात करेंगे, अभी तो बात किया कि संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है, ठीक है। अब बात करें संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। इसका भी प्रावधान दोस्तों संविधान में किया गया है, यानी संविधान में संसद की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका के कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी डॉन होता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो। उसके अपने मार्शल होते हैं, ठीक है, यानी अगर कोई भी दल बदल आधार पर जो है सदस्य इधर उधर करता है, किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो सदन का जो अध्यक्ष होता है वो उसका निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये लोग अनियमितता फैलाते हैं, वेल में जाते हैं, ठीक है, अनुशासित ढंग से नहीं रहते हैं, तो जो सदन का अध्यक्ष है उसको अधिकार है इनको जो है अपने मार्शल द्वारा बाहर भेजने का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है संसद स्वयं को नियंत्रित करती है। अब दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे, स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्याग पर दे दे, उसे दल बदल कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से दल बदल विरोधी कानून बना है तब से ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि आपने कर्नाटक की घटना देख ली, महाराष्ट्र की घटना देख ली, एमपी की घटना देख ली, ठीक है। तो ये दल बदल निरोधक कानून प्रभावी नहीं है। लेकिन इससे फ़ायदा किसको है? लेकिन इससे जो है किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझ लिया संसद अपने आप को कैसे नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं दोस्तों निष्कर्ष की। तो संसद जो है सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधात्मक है। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है, इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिधात्मक हो जाती है। इसके कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है, ठीक है।
दोस्तों इसके अलावा इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इसको हम पीडीएफ देंगे अपने टेलीग्राम चैनल, या यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर स्टडी यान आईएएस सर्च कर सकते हैं। उस पर आपको जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विधायिका संबंधित उसको हम ऐड करके आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम मिलेगी। नेक्स्ट जो है चैप्टर होगा वो न्यायपालिका पर होगा। ठीक है।